सोने सोने के शहर बना कि अगर पार्टी हाई कमान हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता को मौका देती है तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे भी। और आपको एक भरोसा भी दिलाता हूं कि हम चुनाव जीतेंगे भी। पड़ाव के स्लोगनों को लगातार लगातार एडवर्टाइज कर रही थी, वो कहाँ है आज? आज बेटियां सुरक्षित कहीं नज़र नहीं आ रही, रोज़गार कहीं उनको मिल नहीं रहे हैं, बेचारे उन लड़कियों को धक्के खाने पड़ रहे हैं सड़कों। दोस्तों, मैं हूं मुस्कान, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 18। और जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा के चुनाव जो कि असर पर है, सभी पार्टियां लगातार अपने कार्य करवाते हुए इस समय नजर आ रही है। ऐसे ही आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती मौजूद है जो लगातार जो कि है सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेसी नेता जो कि हैं अरुण पंजाबी जी, उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। हरियाणा न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सर, लगातार आप सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। आपकी बात जो कि आम जनता में लगातार होती है, उनके लिए आप बहुत सारी सुविधाएं कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन की बात की जाए तो आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? देखिए, जहाँ तक हमारे काम करने की बात है और लॉकडाउन की बात थी, तो उस समय में एक ऐसा जो देश के अंदर एक ऐसी आपदा आई हुई थी, एक ऐसी महामारी थी वो भी, जिसके अंदर हर आदमी पूरी तरीके से डरा हुआ था। और उस समय के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से देश के लोगों की सेवा करने का काम किया, वो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं भी। किस प्रकार से जो मज़दूर थे, जिनको यहाँ से अपने प्रदेश में जाने के लिए साधन नहीं मिल पा रहे थे, उनके पैरों में चप्पलें तक नहीं थी, हमने उन सब लोगों की मदद की। उनको मतलब कि उनके पैरों में जो चप्पल नहीं थी, उनको चप्पल प्रोवाइड कराई। उनका जो जाने का जो साधन नहीं मिल पा रहा था, उनको साधन के लिए व्यवस्था कराने की पूरी कोशिश की गई। और प्रशासन से भी अपील की थी हमने कि भी इन सब लोगों को जो अपने घर पे जाना चाहते हैं, इनके लिए सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि ये अपने घरों में जा सके। क्योंकि उस समय पे लॉकडाउन के अंदर सभी प्रकार के जो व्यापार थे, बिजनेस थे, वो बंद हो चुके थे। और जो ये बेचारे मज़दूर थे, उस समय के अंदर इतना डरे हुए थे कि भी इनको यह था कि हम अपने परिवारजनों के पास पहुंच जाएं। तो उनके लिए हमने पूरी की पूरी उनकी मदद की, उनको वहां पहुंचाने की पूरी कोशिश की। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या हरियाणा के अंदर इनेलो पार्टी थी, या और जो अपने आप को नए नए दल आजकल उभर कर के आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों की सेवा करने का ये मौका था। वो ऐसा मतलब कि एक ऐसा भयावह समय था भी, लोग डरे हुए थे। तो उस समय के अंदर ये मौका था सरकार के पास, और सरकार मौजूदा सरकार थी, उसको तो चाहिए था भी लोगों की पूरी तरीके से मदद की जाए, लेकिन कहीं वो सड़कों पर नज़र नहीं आए। ऐसे समय के अंदर कांग्रेस, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वर्कर ने, नेताओं ने, सब ने एकजुट होकर मिलकर यहाँ लोगों की सेवा करने का काम किया। चाहे वो राशन बांटने की बात थी, चाहे वो दवाइयाँ मुहैया कराने की बात थी, चाहे वो मास्क लोगों को बांटने की बात थी, चाहे सैनिटाइज़र लोगों को बांटने की बात थी। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से स्टैंड लेते हुए देश के लोगों की सेवा करने का काम किया था। सर, विधानसभा जैसा बड़ा चुनाव जो कि सर पर है, तो आपको क्या लगता है करनाल से कौन सी कमी सबसे स्ट्रॉन्ग है इस समय कांग्रेस पार्टी से? देखिए, ये तो हाईकमान और हमारे जो प्रदेश के नेता हैं वो तय करेंगे भी किस को यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहिए और कौन उम्मीदवार यहाँ पर सशक्त होकर के चुनाव जीत के ला सकता है। देखिए, बात कम्युनिटी की जाए तो कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं कि जो पंजाबी समुदाय से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रहे, तो वो लगातार यहाँ से जीत हासिल की उन्होंने। और अब यहाँ पर लोग भी चाहते हैं कि भी लोकल आदमी, कोई लोकल पंजाबी आदमी हो भी, जिसको यहाँ पर टिकट दी जाए और वो यहाँ चुनाव जीत करके भी आएगा। जी सर, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप ये विधानसभा जैसा बड़ा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर पार्टी हाई कमान हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता को मौका देती है तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे भी। और आपको एक भरोसा भी दिलाता हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे भी। जी। क्योंकि यहाँ पर जो लोगों का प्यार हमारे साथ है, लोगों के साथ हम ज़मीन से जुड़ करके लोगों के साथ काम किया हमने, और हमें पहचानते हैं, जानते हैं। उनको महसूस है कि भी अगर हमें ऐसा अरुण भाई जैसा यदि कोई विधायक यहाँ मिलता है तो हम उसकी बाजू पकड़ के भी अपना काम करवा सकते हैं। वो लोग, आजकल के लोग इस तरीके के लोगों को ही पसंद करना चाहते हैं। सर, अगर कांग्रेस की सरकार अब की बार हरियाणा में आती है तो क्या कुछ सुधार या क्या कुछ सुविधा आप देने वाले हैं हरियाणा के लोगों को, करनाल के लोगों को? देखिए, सरकार आएगी, जो सरकार के मुद्दे हैं, जो सरकार के वायदे हैं,
जो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर किए जाएंगे जनता के लिए, उन सभी वायदों को पूरा करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से महंगाई की बात है, बेरोज़गारी की बात है, या और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी, झूठ के उस पर मतलब कि झूठ के पुलिंदे के ऊपर इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए कांग्रेस आकर के काम करेगी। कांग्रेस ने पहले भी 2014 से पहले भी लोगों का यहाँ पर रोज़गार की बात थी, चाहे कुछ और था, सब कंट्रोल में किया हुआ था, लोगों की सेवाएं चल रही थी, लोगों को प्रॉपर सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन इस सरकार के आने के बाद ना तो सुविधाएं प्रॉपर मिल पा रही हैं, कागज़ों में ही लोगों को उलझा करके रख दिया है सरकार ने, महंगाई चरम पर है। तो लोग आज त्रस्त हैं इनसे, लोग इनसे मतलब पैंडा छुड़वाना चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। सर बात की जाए बेरोज़गारी की, तो यहाँ पर बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो 12th करते ही बाहर चल जाते हैं, गांव के गांव खाली पड़े हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ प्रदेश के अंदर जो युवा पढ़ लिख रहे हैं जी, जिनके माँ बाप उनको इतना पैसा खर्च करके पढ़ा रहे हैं, इतनी उनको सुविधाएं दे रहे हैं ताकि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े, अगर उनके पढ़ने लिखने के बाद उनको यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, उनको यहाँ पर कुछ करने के लिए काम नहीं मिलेगा, तो वो आखिर वो कहाँ जाएंगे। इसके अंदर भी देखो, जिन परिवारों के पास सुविधा है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज सके, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि भी किसी न किसी तरीके से वो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनको बाहर की तरफ, उनको मजबूरी में उनको बाहर भेजना पड़ रहा है। लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं है, वो बेचारे पढ़ लिख के किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। ये बहुत बड़ी हमारे देश के अंदर एक बेरोज़गारी का जो दर है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। सर महिलाओं की सेफ्टी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं, आप देख सकते हैं रेप केस कितने ज़्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं मिलता उनके खिलाफ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस सरकार का जो स्लोगन था जी, उस स्लोगन को आज आप हकीकत में देखें तो वो कहाँ है। ना तो बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, ना ही बेटियों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। और रही बलात्कार की बात, तो सबसे घिनौना काम जो एक देश की, जो हमारे देश की बेटियां हैं उनके साथ जो इस तरीके का जो दुर्व्यवहार है और जो ये एक बुरा समझ लो कि एक कृत्य है, ये हमारे देश की बेटियों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ भव्य वो है, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा इसके लिए खिलाफ़ हैं। और हम चाहेंगे कि भी सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर कड़ी सख्ती रखे, बेटी की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने का काम सरकार करे। और जिस प्रकार से सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगनों को लगातार एडवर्टाइज़ कर रही थी, वो कहाँ है आज? आज बेटियां सुरक्षित कहीं नज़र नहीं आ रही, रोज़गार कहीं उनको मिल नहीं रहे हैं, बेचारे उन लड़कियों को धक्के खाने पड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर। तो हम सरकार से यही अपील करेंगे भी जिस स्लोगन और जिस नारे के ऊपर आपने अपनी सरकार बनाई थी, वो आज बेटियों की सुरक्षा करने का जिम्मेदारी इस सरकार की बनती है। सर जो कांग्रेस की सरकार है और उससे अभी जो करंट टाइम पे हमारी सरकार है भाजपा की, उसमें और कांग्रेस की सरकार में अंतर क्या देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने क्या कुछ किया या जो भाजपा की सरकार है वो क्या कुछ कर रही है? देखिए, अंतर तो अब जनता बताएगी, अब आगे आने वाले चुनाव में भी अंतर क्या था। भी इन्होंने झूठ के ऊपर जो अपना पुलिंदा खड़ा किया था, उस झूठ के पुलिंदे के बाद क्या ये वो हकीकत में उसको बदल पाए हैं? नहीं बदल पाए हैं। कांग्रेस जो वायदे सरकार जो कांग्रेस की रही है, जो वायदे उन्होंने अपने समय में किए, उन सब वायदों को पूरा करने का काम किया। चाहे वो गरीब लोगों को मुफ्त में प्लाट देने की बात थी, राशन की बात थी, रोज़गार की बात थी, मनरेगा के तहत गरीब जो मजदूर हैं उनको काम देने की बात थी, 100 दिन का रोज़गार देने की जो बात थी, वो कांग्रेस सरकार ने पूरी कर रखी थी। इस सरकार ने आते ही सिवाय कर्जा देने के कुछ नहीं दिया लोगों को। सर जो हरियाणा के सीएम है वो लगातार कंफ्यूजन में है कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे या करनाल से, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? देखिए, हमने इसके ऊपर अपनी पोस्ट भी डाली थी भी सीएम साहब को यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे। हमें तो ये समझ में भी नहीं आ रहा कि ये डर लग रहा है कि सीएम साहब चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी भी किस प्रकार से उनको कहाँ से चुनाव लड़ाना चाह रही है, ये कन्फ्यूज़न इतनी ज़बरदस्त है कि उनके जो यहाँ पर बना रखे हैं जगमोहन आनंद जी, जिनको पार्टी का यहाँ पर पद मिला हुआ है, वो खुद ही उसको क्लियर करने के लिए आए हैं और बताने के लिए आए हैं कल परसों न्यूज़ के अंदर कि हाँ जी, मुख्यमंत्री को चुनाव कहाँ से लड़ाएंगे, कहाँ से नहीं लड़ाएंगे। फिर उन्होंने ये कहते हुए अपनी बात को विराम दिया
कि भी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहने का मतलब ये था कि 90 की 90 सीटें उनके लिए बराबर है और वो चाहे कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्लियर कहीं कुछ भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, आखिरकार वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे या नहीं भी लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। हरियाणा में भाजपा की सरकार आने के बाद लगातार जो कर्जे में डूबती जा रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी तो मेरे ख्याल हरियाणा पे जो कर्ज था वो 50,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन आज मेरे ख्याल में 5 लाख करोड़ के आसपास, 4.5 लाख करोड़ तो एक 6-8 महीने पहले था, आज मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं 5 लाख करोड़ के आसपास वो कर्जा पहुंच चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व में मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे, तो जांच कराने का विषय तो है ये भी, आखिर 4.5 लाख करोड़ रुपया जो स्मार्ट सिटी और पता नहीं क्या क्या इन्होंने जो वायदे लोगों से किए थे, हम पूरे करेंगे, ये कर देंगे, मतलब ऐसा कर देंगे जैसे सोने के शहर बना देंगे, लेकिन आखिरकार वो 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा प्रदेश में हो गया है, वो पैसा आखिर गया तो गया कहाँ? और ये जिम्मेदारी जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, जब वो आए, मनोहर लाल जी ने अपना जो इस्तीफ़ा दे करके इनको मुख्यमंत्री बनाया, तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि पूर्व में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे तो उसकी जांच कराएं कि आखिरकार ये जो पैसा गवर्नमेंट का पिछले 10 सालों के अंदर जो सरकार के पास टैक्स आया, जो पैसा इकट्ठा हुआ और वो 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भी हो गया, इतना टैक्स इकट्ठा होने के बावजूद भी, तो आखिरकार वो पैसा कहाँ गया, किस विकास कार्य में लगा? विकास कार्य तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, खड्डे वैसे ही नज़र आ रहे हैं। शहर की स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को सोचने वाली बात है और ये गंभीरता से लेने वाली बात है, क्योंकि प्रदेश की यदि खजाने में पैसा नहीं होगा तो विकास की जो गति है वो कहाँ से हो पाएगी और लोगों का भला कैसे हो पाएगा? सर, जो ऑडियंस है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे अपनी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो आगे आने वाला चुनाव है, उस चुनाव के अंदर आप अपना जो कीमती वोट है वो वोट ज़रूर दें और बिल्कुल निस्वार्थ होकर के वोट को दें और एक अच्छे आदमी को चुने। किसी प्रलोभन और किसी पार्टी के जो झूठे वादे हैं या कोई झूठा और जो आपको प्रलोभन देते हैं या कोई लालच दे करके आपकी वोट को हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बचें और अच्छे लोगों को चुन करके लाएं, ताकि वो आपके पैसे की पूरी जो कहते हैं ना कि अहमियत है, एक पैसे की जो अहमियत है, एक पैसे का जो आप टैक्स भरते हो, जो आप लोग जनता गवर्नमेंट को टैक्स देती है, उस टैक्स का भरपूर फ़ायदा जनता को मिल सके। मैं तो सिर्फ यही अपील जनता से करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप सबने सुना, हमने सर से बात की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई कुछ बताया है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।